हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण भदौलिया एक बार फिर आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा उलझा हुआ लगेगा आपको क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, लेकिन अगर आप एक एक बात को अच्छे से समझेंगे, अपनी बुक को सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, आगे भी आपकी मदद करेगा ये चैप्टर, ठीक है, हिस्ट्री को समझने में। तो इसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच तो आप जानते हैं, फ्रांस से आया हुआ है फ्रेंच वर्ड, और जो रेवोल्यूशन है वो वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि रेवोल्यूशन क्या होते हैं, रेवोल्यूशन क्यों होते हैं, ठीक है। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो हमको पढ़ाया जा रहा है, और रेवोल्यूशंस जो हैं इतने सारे वो हमें पहले क्यों नहीं बताए गए, सीधा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों बताया जा रहा है। उसका एक कारण है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को द मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस भी कह सकते हैं। आप कह नहीं सकते हैं, कहते भी हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था उस वहाँ से ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक लिबर्टी का जो आइडिया है वो इस रेवोल्यूशन ने दिया है, इस आंदोलन ने दिया है कि लोगों के अंदर किसी प्रकार की निरंकुशता, जिसको बोलते हैं किसी एक व्यक्ति का शासन हो और वो कुछ बस अपने ही नियम कानून हमको बना के बताते जा रहा हो और हमारी कुछ समानता नहीं आ रही हो, हमें लिबर्टी नहीं मिल रही हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसने इस देश को लिबर्टी की भावना से, लिबर्टी के आइडिया यहाँ पे बताया गया था। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। पहली बात तो हम रिवॉल्यूशन समझ लेते हैं कि रिवॉल्यूशन होता क्या है, क्या होता है ऐसा रिवॉल्यूशन की हमें हमारे अधिकार मिल जाते हैं, उससे हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं, हमको इक्वलिटी हमारे समाज में आ जाती है, हमारे देश में आ जाती है। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन की यहाँ पर दो किताबी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं और आके आपको समझा तो मैं रहा ही हूं। एक्शन taken by a large group of people to try to change the government. Action taken by a large group, एक बड़े ग्रुप, एक बड़े जन समुदाय, एक बहुत सारे लोगों की भीड़ जिसको आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर वो हो, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हों ऑफ द किसी भी कंट्री की, स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन, और वो हिंसा का सहारा ले रहे हों अगर उनको अपनी अधिकार चाहिए है और गवर्नमेंट उनको उनके अधिकार नहीं दे रही है। और जब वो हिंसा करने लगते हैं, दंगे करने लगते हैं, मारने लगते हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। अ रिकॉग्नाइज मोमेंटस चेंज इन एनी सिचुएशन, एक किसी भी सिचुएशन को बदलने के लिए रिवॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसा एक वर्ड समझ सकते हैं। ये तो बात हुई रिवॉल्यूशन की। हमें पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या कारण थे कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना पड़ा, ठीक है। चलते हैं, देख रहे हैं आप, ये एक यूनिटी आपको दिखाई जा रहा है यहाँ पे इमेज की, सभी लोग मुट्ठी बंद करके यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सब में यूनिटी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ वो एक डेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या था एक्चुअली, जो था इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 का दिन, ये वो तारीख है, ये वो डेट है जिस दिन फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, जिस दिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए सीधा विद्रोह कर दिया था गवर्नमेंट से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। वहाँ फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो इस प्रकार की थी नहीं, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं थी। कोई बहुत ज़्यादा ऐसो आराम से रह रहा था और कोई बहुत ही बुरे स्तर पर था। तो मैंने आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है, वहाँ लेक्चर है, उसमें भी आपको बताया हुआ है ना, नेशनलिज्म के बारे में। खैर ये क्लास 9th की बात है, देख लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई, भाई हुआ क्या था, पहले तो ये समझ लीजिए मेरी भाषा में कि हुआ क्या था। 14 जुलाई 1789 के दिन क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन वो क्रांति हुई क्यों, व्हाट हैपेंड एंड हाउ, क्यों और कैसे हुआ ये सब कुछ। तो पेरिस जो शहर है, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, ठीक है, वहां पर वहां के फ्रांस के राजा रहा करते थे, उनका नाम था लुई 16। क्या नाम था उनका? लुई 16 नाम था। उनका एक किला था, जिस किले का नाम था बास्तील, जिसको हिंदी में कहते हैं
और बेस्टाइल, अगर आप अपनी वर्ड इंग्लिश में पढ़ेंगे, जब अपनी बुक में पढ़ेंगे, तो उस फोर्ट का नाम था बेस्टाइल फोर्ट। फ्रांस के राजा थे लुईस 16। बेस्टाइल उनका फोर्ट था जिस पर लोगों ने इकट्ठा होकर हमला कर दिया था। तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि बस कोई लोग इकट्ठा हुए और हमला कर दिया, कोई कारण तो रहा होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था तो ये कि उस दिन 17 जुलाई 1789 1789 के दिन कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर बास्टाइल के फोर्ट पर हमला कर दिया था। लेकिन उसका कारण क्या था? भाई कारण ये था कि जो राजा था लुईस 16, उसने किसी कारण से जो वहाँ के ट्रूप्स थे, वहाँ की जो सेना थी, वहाँ की फौज थी, उसको उनसे बोला कि आप पेरिस चले जाओ। कोई कारण था उसका, उनकी जो सेना थी वो चली गई पेरिस। लेकिन जब वो पेरिस गई और वहाँ पर लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो राजा ने आदेश दिया है पूरी सेना को पेरिस आने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग सिटीजन्स को मारने धमकाने आए हैं। ऐसा था नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों को ऐसा लगा। और जब वहाँ के लोगों को ऐसा लगा तो उनको लगा कि यार सेना अब हमारे ऊपर हमला करने वाली है, हमको मारने वाली है, हमारे पास तो आर्म्स ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, हम क्या करेंगे? तो उनको लगा कि हमको आर्म्स इकट्ठे करने चाहिए। तो उन्होंने आर्म्स इकट्ठा करने के लिए एक अपना ग्रुप बनाया लोगों का और उनसे बोला कि हम गवर्नमेंट जो जितने भी ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पर फोर्ट हैं, उन पर हमला कर देते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ से जो हमें आर्म्स मिलेंगे उनसे हम लड़ने के काबिल हो जाएंगे। ये कारण था। और ये कारण पूरा तरीके से सही था या नहीं, ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि राजा ने ऐसा कुछ और कारण था। राजा ने जो गवर्नमेंट जो आर्मी बुलाई थी वो आपको चैप्टर के अगले टॉपिक्स में पता चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल सिटीजन्स को मारने के लिए तो सेना नहीं आई थी, लेकिन लोगों को ऐसा लगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 की एक सुबह, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। द किंग हैड कमांडेंट ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। उन्होंने अपने कमांडेंट को बोला कि सारे के सारे ट्रूप पेरिस सिटी के अंदर आ जाओ। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और एक रूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई कि उन्होंने आर्मी से बोला है कि ओपन फायर कर दो, लोगों को मारो, जो भी आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है, जो सिटीजन्स गवर्नमेंट जो रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको गोली से मार दिया जाए। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and वहां के एक टाउन हॉल है, वहां पर 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपुल्स मिलिटिया। एक उन्होंने अपना ग्रुप बनाया पीपुल्स मिलिटिया के नाम से। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द सर्च ऑफ आर्म। इन्होंने बहुत भारी मात्रा में गवर्नमेंट के ऑफिस को तोड़ के वहां से आर्म्स को इकट्ठा करने की एक योजना बनाई। अब हुआ क्या? तो फिर ये बास्तिल क्यों पहुंचे? भाई वहां पे उनको ऐसा लग रहा था कि हमको आर्म्स मिल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया, बास्टाइल की एक जेल थी, इनको लगा कि हम जेल को तोड़ के वहां से आर्म्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो इन्होंने वही किया। ये जो बास्तिल था, ये बास्तिल एक कारागार था, एक जेल थी। बास्तिल एक फोर्ट था, उस फोर्ट में के अंदर ही एक जेल थी। तो उन्होंने सोचा कि हम वहां पे जाके वहां के कैदियों को छुड़ा लेंगे और साथ ही आर्म्स इकट्ठे कर लेंगे। तो लोगों ने इकट्ठा होकर बास्तिल की जेल को तोड़ दिया, वहां पे बंद कैदियों को छुड़ा दिया, साथ ही वहां के कमांडेंट को भी मार दिया। ठीक है। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टोम द फोर्ट्रेस प्रिजन। जो फोर्ट का जो प्रिजन थे, द बास्टाइल, वेयर दे होप टू फाइंड ऑर्डर एम्यूनिशन। ये आप वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब है हथियार। उन्होंने क्या सोचा कि हमें जेल के अंदर से हथियार मिल जाएंगे और उन्होंने उस जेल को तोड़ दिया। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडेंट ऑफ बास्टाइल वाज किल्ड। उन्होंने वहां के कमांडेंट को क्या किया? वहां के कमांडेंट को उन्होंने मार दिया। देखिए, एक र्यूमर फैला कि गवर्नमेंट ने जो सेना भेजी है वो तो हमको मारने के लिए आई है, और लोगों ने इस चक्कर में आर्म्स इकट्ठा करने के लिए जेल तोड़ दी, वहां के कैदियों को रिहा कर दिया। मैं आपको बता दूं, उस जेल में केवल 7 कैदी थे। ठीक है, बुक में शायद नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दूं उस जेल में केवल 7 कैदी थे। उन कैदियों को उन्होंने रिहा कर दिया और वहां के कमांडेंट जो था जेल का जेलर, उसको मार दिया। एंड प्रिजनर्स रिलीज थॉट देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। लिखा हुआ है इसमें केवल 7 ही कैदी थे। येट द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग।
साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, बास्तिल का किला भी तोड़ दिया। भाई बास्तिल का किला क्यों तोड़ दिया, ये समझ में नहीं आया। आप कहोगे सर उन्होंने, ठीक है, उनको लगा कि आर्म्स इकट्ठे करने थे, उन्होंने जेल तोड़ दी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही तोड़ दिया उसको। कभी कभी लगता है ना कि किसी चीज़ को हम नुकसान राजा को नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को ही पहुंचा दें। कभी कभी हम किसी से अगर ऐसा लगता है कि इनको नुकसान पहुंचाना है तो हम अगर उसको कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसा करते हैं कि चलो इसकी गाड़ी में पत्थर ही मार देते हैं, कम से कम इसकी गाड़ी टूट जाएगी तो हमको तसल्ली मिल जाएगी। ऐसा ही वहाँ के लोगों ने किया, बास्तिल का किला तोड़ दिया। और बास्तिल का किला उन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये वहाँ की निरंकुशता का प्रतीक है। निरंकुशता का मतलब क्या होता है, ये वहाँ की मोनार्की का प्रतीक है कि राजा केवल अपनी ही चलाता है, केवल अपने वहाँ पर जो समाज है, वहाँ पे जो नीचे दर्जे के लोग हैं उनको कोई बात नहीं सुनी जाती है। उस चक्कर में उन्होंने उस किले को तोड़ के अपने आप को तसल्ली दी कि हाँ हमने किला तोड़ दिया, मतलब हमने राजा की सत्ता को गिरा दिया, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो ईंट पत्थर निकले थे ना किले के, उनको बाजार में बेचा। अब बेचा तो भाई ये कौन सी बात हुई कि बाजार में पत्थर जाके बेच दिए किले के, ऐसा थोड़ी ना था कि उनको वो ईंट पत्थर ले जाके अपना कहीं पे हॉल बना लेंगे, नहीं, एक निशानी के तौर पर। ऐसा होता है ना कि ये पत्थर है उन्होंने जो बाजार में बेचा, वो पत्थर एक निशानी थी कि हाँ हमने उनका किला तोड़ दिया, हम लोगों में इतनी ताकत है कि अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो इनकी सत्ता को भी गिरा सकते हैं। ऐसा उन्होंने मानकर उस पत्थर को बाजार में बेचा। King, the fortress was the demolished and the stone fragments were sold in the market, ठीक है, इन्होंने मार्केट में इसको सोल्ड किया। all those who wished to keep the souvenir of its destruction, मतलब ये उसकी एक निशानी के प्रतीक के तौर पर लोगों ने बाजार में बेचा और लोगों ने इसको खरीदा भी। ये देख सकते हैं आप, ये बास्तिल का किला था, लोगों ने इकट्ठा होकर इस पर हमला कर दिया, इसकी जेल को तोड़ दिया, यहाँ के 7 कैदियों को रिहा कर दिया, यहाँ के कमांडेंट को मार दिया, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये सब आप जब देख रहे होंगे, ये जो कहानी चल रही थी ना, ये कहानी अभी जब मैं आपको सुना रहा था, ये फ्लैशबैक था। जब आप मूवी देखते हैं ना तो मूवी कहीं से शुरू होती है एकदम, और फिर जब हीरो कहानी सुनाता है कि मेरे संग ये हुआ था, तो अब मैं आपको वो सुनाने वाला हूँ कि ये सब जो हो रहा था, ये समझ लो कि यहाँ से कहानी एकदम पिक्चर स्टार्ट हुई और आपने देखा कि बहुत सारे लोग मिलकर एक जेल को तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये पिक्चर का फ्लैशबैक चल रहा है, लेकिन क्यों तोड़ रहे हैं अब हीरो सुनाएगा कहानी, ठीक है। क्या हुआ था, कुछ तो कारण होते हैं, कहीं पर भी लड़ाई होती है तो किसी बिना कारण की नहीं होती है। तो यहाँ पर जब ये लोग इतना इकट्ठे हुए, इन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा। कारण था, बहुत सारे कारण थे, इनमें से एक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ की जो समाज की व्यवस्था थी, जो सोसाइटी का बंटवारा था, वो एक बड़ी समस्या थी और बहुत सारी समस्याएं और भी थी। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी, लास्ट 18th सेंचुरी समझते हैं आप? 18th सेंचुरी क्या होता है? कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे ना कि ये 17th सेंचुरी है, ये 18th सेंचुरी है। तो आपको बताऊं कि 17th सेंचुरी होगी, वो आपको लग रहा होगा ऐसी होगी 701। जिसको नहीं पता होगा शायद लगता होगा कि 701 से लेकर 799 तक चली होगी, 17 तक, या ये 1801 से होगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो सेंचुरीज होती हैं उनको हम ऐसे नहीं बताते हैं। 17th सेंचुरी जो होती है ना, वो 601 से लेके 1699 तक चलेगी। मतलब 17th सेंचुरी चल रही है, 17th आई नहीं होती है, ठीक है। 17th सेंचुरी चल रही है, 17th आ जाएगी, ठीक है। जैसे अभी कौन सी चल रही है, कौन सी चल रही है अभी 21st सेंचुरी चल रही है। आप सबको मालूम होगा कि ये 21st सेंचुरी है। तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2001 से हुई थी, और ये 2009 तक 99 तक जाएगी, ठीक है। जब 2100 ईयर आ जाएगा तब शुरू हो जाएगी कौन सी? 22nd सेंचुरी। समझ में आया? सिंपल सी बात है, आपकी बुक में तो था, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वर्ड आया था 18th सेंचुरी। तो आप ये ना समझें कि लास्ट 18th सेंचुरी का मतलब है कि 1890 के आसपास कोई बात चल रही होगी, नहीं। लास्ट 18th सेंचुरी से आप हाँ ये मतलब लगा सकते हैं कि 760, 770, 780, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो अभी ठीक है। क्या था, मैंने आपको बताया है कि फ्रांस का एक बेसिक इंट्रो समझ लीजिए पहले तो आप। फ्रांस जो था, वहाँ के एक राजा थे लुइस 16, ठीक है। इनके ऐसे ही नाम होते थे, लुइस 16, लुइस 5, लुइस 8, लुइस। इनके लुइस नाम एक मान लिया जाता था क्योंकि उनको लगता है राजा का नाम है, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 13, ये 16वें नंबर के राजा थे इनके। ये जो थे लुइस 16 जो थे,
वो बार्बन फैमिली के थे। किस फैमिली के थे? बॉर्बन फैमिली। एक बिस्कुट सुना आपने, बिस्किट आपने सुना होगा, बॉर्बन, है ना। ये बार्बन जो है ना वो वहीं का एक सिंबल है कि ये रॉयल फैमिली का सिंबल है, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम, बिस्किट का नाम रॉयल रख लिया। लुई 16 को जब 20 साल के थे तब राजा बना दिया गया था, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, फ्रांस के राजा बन गए, 20 साल का लड़का, ठीक है, बन गए, राजा बन गए। राजा की शादी भी होनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर ऑस्ट्रिया की जो एक देश है फ्रांस के पास में ही, वहां की रानी मैरिया एंटोनेट से उनकी शादी हो गई। आपको सही ये क्यों बता रहा है आप, फिर तो आप उनके बुआ चाचा ताऊ भी बताओगे, ऐसा नहीं करेंगे, केवल उनकी पत्नी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है इस रिवॉल्यूशन में, जो आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इनकी शादी जो थी वो वहां की रानी से हुई थी, ऑस्ट्रिया की। इनके संग एक समस्या बहुत बड़ी ये थी कि जब ये राजा बने उस समय फ्रांस का राजकोष पूरी तरीके से खाली था। फ्रांस और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होकर चल रहा था, फ्रांस में पैसा नहीं बचा था, ठीक है। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of King ascended on the throne of France. He was 20 years old and married at the Austrian, ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, अलग कॉन्टिनेंट ही है ऑस्ट्रेलिया, तो ये फ्रांस के पास एक देश है ऑस्ट्रिया। वहां की जो रानी थी मैरिया एंटोनेट, अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब नए राजा बने तो उनको क्या पता चला कि हमारा खजाना तो पूरा खाली है, ठीक है। ये आपको सोसाइटी से रिलेट करके मैं बता रहा हूं अभी। अब क्या था, यहां पर जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 टाइप से बटी हुई थी, ठीक है। ये ओल्ड रेजिमेंट्स का देख रहे हैं आप, बिफोर 1789। बिफोर 1789 मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको याद है ना कि बास्टिल वाला जो काम हुआ था 1789 में, उसके पहले तक की सोसाइटी आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद ये सोसाइटी बदली। ये सोसाइटी के कारण ही तो ये रिवॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ गलत था, किसी के संग बहुत कुछ अच्छा था, किसी के संग बहुत कुछ बुरा था, इस कारण से रिवॉल्यूशन हुआ। क्या था, 3 लेयर थी इनकी सोसाइटी में। इनका जो इनके यहाँ क्या था एक्चुअली, पहले आप यहाँ समझ लीजिए। इनकी जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी समझते हैं, हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा, इंग्लिश में नहीं समझ रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं सामंती समाज, सामंती व्यवस्था। इसमें जमींदारी होती थी, कुछ लोगों के पास जमीन का एक बड़ा पार्ट होता था और कुछ छोटे लोग वहां पर उनसे खेती करते थे, वहां उनके घर पे जाके, या उनसे जमीन रेंट पर लेके खेती करते थे। इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। और ये 3 टाइप से बटा हुआ था। इनमें स्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इनका पूरा समाज 3 स्टेट से मिलकर बना हुआ था। पहले में क्या था, पहले लोगों कहते थे क्लर्जी, क्या बोलते थे, क्लर्जी बोलते थे। इसमें देखेंगे द फर्स्ट स्टेट द क्लर्जी, पीपल हु वर्क इन द चर्च। सबसे ऊपर अगर समाज में कोई था तो वो लोग थे जो चर्च में काम करते थे, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में अगर आप आके देखेंगे तो जो सबसे उच्च जाति के माने जाते थे, अगर आप वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो जो पुरोहित होते थे, जो यज्ञ करवाते थे, उनको समाज में एक अलग स्थान दिया जाता था, ठीक है। ऐसे ही इनकी व्यवस्था थी। जो चर्च में काम करते थे, चर्च का एकाधिकार था, मोनोपोली थी वहां पर, ठीक है। स्टेट जो पहला था वो था चर्च, मतलब राजा भी पहले नंबर पे नहीं आते थे, पहले नंबर पे आते थे चर्च में काम करने वाले लोग, और इनके पास चर्च की स्पेशल पावर्स भी होती थी। सेकंड में आते थे राजा महाराजा, उनके सारे रिश्तेदार, भाई बहन, बुआ, चाचा चाची, सब राजा का जो भी रिश्तेदार होगा, रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करता होगा, वो सेकंड स्टेट में आता था। द किंग एंड द क्वीन, नोबल ऑफ द सोवर्ड, प्रिंसेस ऑफ द रॉयल ब्लड, ड्यूक, मतलब जितने भी राजा के घर वाले थे, उनका वंश था, वो सब सेकंड स्टेट में आते थे। एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। फ्रेंच का रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया क्यों हुआ स्टार्ट, बास्तिल काम क्यों हुआ, बास्तिल जो हो रहा था ना, वो अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, वो तो कहानी अभी ये इस सब के बाद फिर घटित होगी। ये जो समाज है, इनका पुराना समाज जो था वो 1789 के पहले का था। 1789 के बाद इनके यहाँ की सोसाइटी बदल गई थी। इस सोसाइटी को बदलने के लिए ही रिवॉल्यूशन हुआ था। अब आती है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन थे पता है, लॉयर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, मर्चेंट, सोल्जर, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर, पीजेंट्स, किसान, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी
मर्चेंट, जितने भी किसान हैं, लेबर हैं, लॉयर हैं, गवर्नमेंट के यहाँ काम करने वाले लोग हैं, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। ये लोग बहुत परेशान होते थे क्योंकि ये लोग उन दो लेयर्स के लिए, दोनों स्टेट्स के लिए काम करते थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टैक्स भी भरते थे। आपको एक बात बताऊं कि ये ऊपर की दोनों स्टेट्स थी, ये हर प्रकार के टैक्स से मुक्त थी, इन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था, जबकि इनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। और ये वर्ग जो दिन भर काम करता था, जो गवर्नमेंट की सेवा करता था, उसको टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है। द फ्रेंच सोशल स्ट्रक्चर इन 1780s, ठीक है। द ओल्ड रिजाइन अंडर द एंशिएंट रिजाइन ओल्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पहले में कौन है? द क्लर्जी, दूसरे में नोबेलिटी और इसमें बॉर्जियस, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है इसमें क्या क्या हुआ था। एंजॉय इनॉर्मस वेल्थ एंड प्रिविलेज, इनके पास क्या था? जन्म से ही, इनको जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं और सारे हक, कि मतलब ये हकदार थे कि जब ये पैदा हो गए हैं तो सुख सुविधाएं इनको ही मिलेंगी, ठीक है। दूसरे वालों के संग भी लगभग ऐसा ही था, लेकिन तीसरे वालों के संग ऐसा नहीं था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग अपने जन्म से, बस ये उस खानदान में, या तो चर्च से बिलोंग करने वाले खानदान में या किसी नोबल खानदान में सिर्फ पैदा हो जाएं और इन्हें अपने जीवन में कुछ नहीं करना है, इनको कोई टैक्स नहीं भरना है, केवल सुख सुविधाओं का लाभ उठाना है। और थर्ड स्टेट वाले इनकी सेवा करेंगे। ओन अबाउट, ठीक है, ये टैक्स भी लेते थे सेकंड स्टेट में आने वाले। ये किताब जब आप पढ़ेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं अभी तक आपसे कह क्या रहा था, ठीक है। इसमें देखेंगे आप सबसे नीचे जाके टिथ्स करके, टिथ्स ये क्या है? टिथ्स एक टैक्स है। ये टैक्स क्या था? ये टैक्स चर्च लगाता था, चर्च को अधिकार था एक टैक्स लगाने का। ये टैक्स किस पे लगाता था? और ये लगाता थर्ड लेयर वालों पर, थर्ड स्टेट वालों पर चर्च एक टैक्स लगाता था। इसमें क्या होता था कि उसे अपने टोटल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट गवर्नमेंट को देना होता था, ठीक है। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, एक बहुत किसान टाइप का व्यक्ति है, एक पोटली में कुछ पैसे या कुछ लेके एक वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनके लैंडलॉर्ड उनको देने जा रहे हैं। अपनी बुक में आप खोल के देखेंगे, आपको दिख रहा होगा। उसमें आप ये एक चित्र नहीं है, ये एक समाज की व्यवस्था को बताने वाला, एक रिप्रेजेंट करने वाला इमेज है, और जो आपके अंदर एक भाव भर देगा कि यार वहाँ पर तो बहुत बुरा है, कोई नवाब बने बैठे हुए हैं और कोई बहुत बुरी व्यवस्था में बैठे हुए हैं। ये पीजेंट्स वर 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन। वहां पर 90% लोग थर्ड स्टेट के थे, केवल 10% लोग थे जो बड़े खानदानों के थे। अच्छा खासा वहां पर उनका घर चल रहा था, और वहां के थर्ड टाइप के जो लोग थे थर्ड स्टेट के, वो बहुत परेशान थे। एक और टैक्स लगाते थे वो लोग, टेल नाम का टैक्स लगाते थे। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। ये क्या होता था? ये गवर्नमेंट डायरेक्ट लगाती थी, जो राजा होगा, जो शासन कर रहा होगा, वो भी उन पर टैक्स लगाता था, चर्च भी उन पर टैक्स लगाती थी। काफी परेशान स्थिति में वहां के लोग आ गए थे, इसी कारण से वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? आज के वीडियो में हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बहुत कुछ बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।